एनसीईआरटी ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, 100 में 100 तब भी ले आएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देख लिया, मैं आपको गारंटी से बताता हूं, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू विल नीड फॉर योर सोशल साइंस टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। दैट इज अ गारंटी फॉर श्योर। क्लास 9th में पहली बार ऐसा होता है कि हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अलग अलग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट गलती हम ये करते हैं, अपने दिमाग के अंदर ये सोचते हैं कि मुझे हिस्ट्री पे फोकस करना है और उस चक्कर में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा कि चैप्टर वाइज, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी तो आई नहीं है, तो कौन से चैप्टर डिफिकल्ट होंगे, कौन से चैप्टर इजी होंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। जिस सोशल साइंस के लिए पूरा साल भर रोते हो, उस पूरे सोशल साइंस को मैं 7-8 घंटों में A to Z कंप्लीट करवा देता हूं। Alright, what's going on, my lovely students out there? Welcome to Just Padle। आज हम लोग क्लास 9th के सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रणय भैया आपको पूरा A to Z गाइड करेंगे कि हमको सोशल साइंस को किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी गलतियां जो हम करेंगे उनको हमको नहीं करना। आप मेरे पिछले 3 साल की मैराथन उठा के देख लो, मैंने कंप्लीट सोशल साइंस कराया हो, तो मुझे आइडिया है कि किस पॉइंट पे किस तरीके से कितना पढ़ना चाहिए। और अभी अगर हम लोग जुलाई में स्टार्ट करने वाले हैं, तो माइंड यू आप बहुत कम मेहनत में इस सब्जेक्ट को सच में एंजॉय कर सकते हो। और इस बार जो चैप्टर्स आने वाले, भले उनकी एनसीईआरटी नहीं आई हो, बट मैंने पूरे चैप्टर्स को स्टडी कर लिया है और हमारे पास में टीम भी आई जो बैठ के पूरी की पूरी आपके हम मतलब एनसीईआरटी बना सकते हैं। और वो मैं आपको गारंटी से बताता हूं बहुत क्लोज आएगी जो आपकी एक्चुअल एनसीईआरटी आने लगी उसके। तो उस अकॉर्डिंग हम सारी चीज एनालाइज कर चुके हैं कि कौन सी चीज कहां आएगी। और इस बार एनसीईआरटी सच में बहुत, जब भी आएगी पर आपके चैप्टर्स बहुत प्यारे आएंगे। तो उस तरीके से हमको प्रिपरेशन करने की, हम सोशल साइंस को एंजॉय करें, हम उसके नाम पे रोते ना रहें और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। आप देखो क्यों आप अभी पढ़ना चालू करोगे भैया। सबसे पहले तो पीटी1 आने वाले थोड़े दिन में, उसका भी वीडियो आने वाला है। फिर हमारे सोशल साइंस की एनसीईआरटी आई नहीं, तो हमको समझ नहीं आ रहा है हमको क्या करना है, बट आपको आइडिया मैं दे दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। और होपफुली आने वाले कुछ 7-8 दिनों में आपकी एनसीईआरटी आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार प्रणय भैया पहले ही, जनरली मैं आप लोगों को बाद में बताता हूं, बट मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूं कि इस बार प्रणय भैया के जो सबसे आइकॉनिक और सबसे मतलब ऐसे मस्ती मजाक नाच गाने वाले जो सोशल साइंस के लेक्चर्स हैं, वो इस साल आपकी नई एनसीईआरटी के लिए आने वाले हैं। आप पिछले साल के उठा के देख लो, आप भले 3-4 साल पुराने लेक्चर्स भी उठा के देख लो, आप भले वो चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं आ रहा हो, भले वो चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आ रहा हो, पर आपको बहुत मजा आएगा वो सुन के, क्योंकि भाई फील के साथ में पूरी जान लगा के जब मैं पढ़ाता हूं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी टीचर्स नहीं पढ़ाते, सब टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बट मैं आपको रिलेटेबल इसलिए लगूंगा क्योंकि मैं आपके ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप, मतलब बहुत ज्यादा एज डिफरेंस ना, मैं तो आप मुझे भैया वाली फील के साथ सुन सकते हो। अब इस वीडियो में हम बहुत सेंसिबली देखेंगे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हमारा कौन कौन से चैप्टर से बन रहा होगा, कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे, कौन से चैप्टर्स मॉडरेट होंगे, कौन से चैप्टर्स इजी होंगे। भले हमारी एनसीईआरटी नहीं आए हो, बट ये मैं आप लोगों को पहले से बता सकता हूं कि आपके इस लाइन पे ही एनसीईआरटी आएगी। तो सबसे पहले तो सोशल साइंस पढ़ते टाइम हम सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं वो आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोग गलतियां करने वाले हो। जब आप 10th में भी जाओगे तो भी आप गलती करोगे, आपको पता होगा कि मैंने 9th में गलती कर ली, मुझे रिपीट नहीं करनी बेटा, तब भी वो गलती करोगे। पर मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूं कि हाथ जोड़ के प्लीज गलती मत, ये नहीं करा मैं कि 10-10 घंटे पढ़ना, नहीं, बहुत बेसिक गलतियां जो आप लोग करोगे आपको नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। सबसे पहली चीज कि हम जो रोट लर्निंग करते हैं, बैठ के बस हम ना किताब खोल के बैठे और सिर्फ रटे चले जा रहे हैं। हिस्ट्री देखा तो सिर्फ रटे चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 इस तरीके से हमने रट लिया। अब होगा क्या इससे? प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपकी कल एग्जाम होगी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हो तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि आज हम सिर्फ उस कंडीशन पे पढ़ें कि क्या आप एक गारंटी लेते हो कि आपको ये चैप्टर एग्जाम के टाइम पे फिर से वापस उस तरीके से ना पढ़ना पड़े। अगर आज आपने किसी चैप्टर को, भाई बिल्कुल लॉजिकल बात है, अगर आज मैंने किसी चैप्टर को पढ़ने में मान लो फॉर एग्जांपल 4 घंटे लगाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के जस्ट पहले मुझे 3 घंटे लग रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम के जस्ट पहले मैं इस चैप्टर को 40 से 50 मिनट पूरा कर पाऊं। तो आज जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्या उसको एग्जाम टाइम पे कम टाइम में पढ़ सकते हैं? अगर इस सवाल का जवाब ना है तो फिर आज भी क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज द सेंस ऑफ रेगुलर स्टडिंग? यही है ना कि हमको एग्जाम टाइम में उस चैप्टर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर एग्जाम टाइम में मुझे उस चैप्टर को उतनी मेहनत करनी पड़े तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चीजें भूल जाते हो। टीचर्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पर भाई हम भूल जाते हैं ना। सोशल साइंस में कोई लॉजिक नहीं है। सोशल साइंस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स को कोई फॉर्मूला याद रख लिया या साइंस का कोई फॉर्मूला याद रख लिया तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता होगा। सोशल साइंस इज जस्ट फैक्ट्स एंड यू आर बाउंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं रोट लर्निंग, कि हमको कोई भी चैप्टर जब हम पढ़े ना तो ऐसा नहीं पढ़ना कि बस हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं। हमको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उस चैप्टर को सामने किसी और को समझा भी पाओ, पहली प्रॉब्लम। दूसरा है कि हम क्या करते हैं कि हम ना एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट ट्रीट करते हैं, और वो कौन सा सब्जेक्ट है भैया? हिस्ट्री। हम ये भूल जाते हैं कि एग्जाम के अंदर चाहे आपकी 9th हो चाहे आपकी 10th हो, सीबीएसई का जो सिलेबस आता है उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट 20 मार्क्स, मतलब आपका हिस्ट्री 20 मार्क्स का है, सिविक्स 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी 20 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का। अब मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जितनी देर में मैं इकोनॉमिक्स के 4-5 चैप्टर करूंगा उतनी देर में मेरा हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर होगा। तो भैया क्या मैं 4-5 चैप्टर्स करके 20 मार्क्स लूट लूं, या फिर मैं बैठ के हिस्ट्री करता रहूं क्योंकि भैया मुझे किसी ने बोला कि वो डिफिकल्ट है? एग्जाम से निकलने के बाद में कोई आपसे ये थोड़ी पूछने वाला कि तेरे हिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, ज्योग्राफी में कितने मार्क्स आए। सब यही पूछेंगे कि सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए। तो हिस्ट्री को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी देर में आप हिस्ट्री के 1 या 2 चैप्टर्स करोगे उतनी देर में आप पूरी इकोनॉमिक्स की यूनिट कर लोगे, पूरे 20 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। जितनी देर में आप हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करोगे, 3 चैप्टर्स करोगे, उतने में आप इकोनॉमिक्स प्लस आधा सिविक्स कर लोगे। तो हमें स्मार्टली खेलना
हम 9th में आ गए और हमको इस तरीके से खेलना है कि हम ज्यादा नंबर्स कैसे लूट सकते हैं, मतलब समझ रहा हूं, हमको ना वो लुटेरा बनना है कि मैं कैसे भी करके थोड़ा ज्यादा नंबर लूट लूं, ठीक है। अब अगली चीज है जीरो प्रैक्टिस। अब हमको क्या लगता है भैया सोशल साइंस है, तो इसमें तो भैया जैसे मैथ्स में लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो, है ना, मैथ्स में स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, सोशल साइंस में क्या होता है, प्रॉब्लम यही होती है, आप ना रियलाइज करोगे कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो पर फिर भी आप आंसर्स नहीं लिख पाते हो, एग्जाम में आप पे नंबर नहीं बनते हैं, एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। एंड बाय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई जस्ट डू नॉट मीन पेन घिसना। बाय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरा मतलब है कि आपको ना क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हो आना चाहिए। 9th के बाद में सोशल साइंस में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको आंसर याद नहीं होंगे, आपको आंसर सारे याद होंगे। तुम खूब मेहनत करके, मैं आपको अभी बता रहा हूं, तुमको पूरा चैप्टर आ जाएगा करने को, बट आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमको आंसर लिखने नहीं आता, प्रॉब्लम ये कि हमको क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तुम लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को जब लेक्चर्स दूंगा तब मैं आपको क्वेश्चंस ऑब्वियसली दूंगा जो बहुत अच्छे और एग्जाम की, जब आपकी हाफ ईयरली आएगी, जब आपकी PT1 आएगी, तो मैं आप लोगों को ना उसका गेस्ट पेपर बना के दूंगा PT1 का, हाफ ईयरली का, और देखना आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर ही आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स के पेपर्स वगैरह देखे हुए होंगे तब तक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो मैंने पर्सनली अपने 9th में ओसवाल से पढ़ाई की थी। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में आती है, आप जिस भी क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहो कर लो। मुझे ओसवाल की इसलिए पसंद आती है क्योंकि इनके क्वेश्चंस ना थोड़े घुमाव फिराव होते हैं। अब पढ़ने में आपको भले ऐसा लगे कि भैया ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट एग्जाम में वही आता है। होता क्या है, आपको देखो, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैं आप लोगों को कोई भी रैंडमली क्वेश्चन आंसर खोल के बताता हूं। जैसे मान लो हम ये वाला क्वेश्चन आंसर खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लेट्स से कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको इसका आंसर याद नहीं होगा, प्रॉब्लम ये कि आप इसका क्वेश्चन कैसे याद रखोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया मैप तो बहुत ही फालतू चीज है, मैप तो हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैप आपके गारंटीड 5 मार्क्स निकाल के देंगे, 3 से 5 मार्क्स आपके गारंटीड मैप से आने वाले, तो आप उस चीज को लास्ट के लिए क्यों छोड़ना चाहते हो। 9th में आके वी हैव टू बी चोर चोरी करना है भाई, मार्क्स जहां से भी चोरी हो सकते हैं। और पता है मुझे कि अगर 9th मेरे मैप से मार्क्स चोरी हो सकते हैं तो आप वहां से उठा लो, कर लो उसको चोरी। आपको पता है कि 5 मार्क्स से पक्के पक्के फ्री के मिलना है तो उसको पहले कर लो। तो मैप्स को लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि सच में आप तब याद नहीं रख पाओगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी एग्जाम टाइम में। आपको लग रहा है ना कि भैया एग्जाम के एक दिन पहले कर लूंगा, अरे भैया एग्जाम के एक दिन पहले कितनी चीजें याद करोगे। अगर मैप्स पहले से करके रख सकते हो तो कर लो, भले ही फिर कोई चैप्टर भूल जाना, उसमें आप कुछ भी लिख दोगे। मैप एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पिन पॉइंट करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। सोशल साइंस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, वो ये है कि मैथ्स की तरह इसमें आपको कोई 0 मार्क्स नहीं दे सकता। आपने मैथ्स के अंदर कोई भी स्टेप गलत की या कोई भी फॉर्मूला गलत लगाया, आपके मार्क्स वहां पर कटने हैं। पर सोशल साइंस में ऐसा है कि किसी भी चीज का एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। इकोनॉमिक्स में कोई अगर आपसे पूछ ले कि हाउ कैन यू सेव मनी फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कोई फिक्स आंसर थोड़ी ना जो आपकी किताब में लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा। हाउ कैन यू सेव मनी के तो 50 और तरीके हैं, तो वहां पर आपके कोई मार्क्स काट नहीं सकता। हो सकता है कि वो एग्जैक्ट वर्ड ना मिले टीचर को तो आपका आधा मार्क्स काट दे, 1 मार्क्स काट दे, बट आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ये सबसे प्यारी बात है सोशल साइंस की। तो जहां जहां से भी मार्क्स चुरा सकते हो, तो फॉर एग्जांपल कोई भी लॉन्ग आंसर आप या कोई भी चैप्टर आपने याद नहीं किया, आप फिर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ रायता, कुछ ना कुछ रबड़ी, कुछ ना कुछ खिचड़ी बना के लिख सकते हो। बट मैप ऐसी चीज है जिसमें जो जगह ऐसा नहीं लिख सकते भाई कि ताजमहल आपने साउथ में कर दिया, तो ये नहीं कर सकते ना। तो मैप पहले याद रख लो। अगली चीज, स्टिकिंग टू जस्ट वन थिंग। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 1 चैप्टर हो सकता है, 1 या बहुत सारे बच्चे क्या होता है हिस्ट्री में, वही हिस्ट्री में रोने लग जाते हैं कि मुझे सारी डेट्स याद करनी। क्या करोगे डेट्स याद करके? एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपसे 20 मार्क्स के डेट्स पूछे जाएंगे कि भैया आंसर द फॉलोइंग डेट्स, और 20 क्वेश्चन दे दिए, एक एक डेट का आंसर 1-1 मार्क्स, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। डेट्स विल ओनली कॉम्प्लीमेंट योर आंसर। मतलब कि अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो उसमें अगर आपने डेट नहीं डाली तो मान लो 3 मार्क्स का आंसर था, आपने डेट्स नहीं डाली, आपको 2 मार्क्स मिल गए। तो पर ऐसा नहीं होगा कि डेट नहीं डालने से आपके 0 मार्क्स हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेट्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ एनी आंसर, डेट्स आर नॉट द ओनली आंसर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज के अंदर कोई डेट पूछी जाए तो आप फिर भी थोड़ी बहुत आगे पीछे करके याद रख सकते हो। पर मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने का। आप मेरे साथ अगर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों को 9 तो भाई आपकी जिंदगी की 9 सबसे बेहतरीन क्लास होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हमको प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन करना है, मैं पहले बताता हूं कि हमेशा हमको सबसे पहले प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स को देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस। अगर आपका सिलेबस पुराना, ऑब्वियसली बात है पुराना सिलेबस तो है, सिलेबस नया हो चुका है, चेंज हो चुका है, बट स्टिल आपको इकोनॉमिक्स को पहली प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट टॉपिक। इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज की लिमिट नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपके जो भी चैप्टर्स, मतलब पूरी चैप्टर्स की लिस्ट निकाल रखी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों की पूरी लिस्ट निकाल रखी है कि भैया हिस्ट्री के अंदर आपके ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी में यही आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में यही आ रहे हैं, सिविक्स में यही आ रहा है। अब इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है कि स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। अब इस चैप्टर में, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी आंसर फिक्स तो नहीं होगा कि इसका आंसर सिर्फ ये हो सकता है ना, बट
हिस्ट्री के अंदर मान लो स्टेट एंड सोसाइटी आ रहा है अप टू 1000 सी या वैदिक एज के बारे में कुछ पूछा है, अर्ली एम्पायर, मान लो किसी अर्ली एम्पायर का नाम पूछा है, किसी अर्ली एम्पायर का कुछ अर्ली ट्रेडिशन पूछा है, या कोई कॉइन या कुछ करेंसी कुछ भी पूछ लिया, तो उसका तो एक एग्जैक्ट आंसर होगा, है ना। तो चांसेस क्या है, इकोनॉमिक्स आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है। तो हम क्या सोचते हैं, भैया इकोनॉमिक्स तो हम लास्ट में कर लेंगे, है ना, हिस्ट्री डिफिकल्ट है, पहले हिस्ट्री कर लेते इकोनॉमिक्स। अरे भैया उससे ना तो आप हिस्ट्री के सगे हुए ना इकोनॉमिक्स के सगे हुए। अगर मैं सोचूं कि मैं पहले हिस्ट्री कर लेता हूं डिफिकल्ट वाला, फिर इकोनॉमिक्स कर लूंगा, तो इकोनॉमिक्स के लिए वहां कम टाइम मिल गया, और यहां हिस्ट्री हम जब तक एग्जाम है तब तक भूल भी गए। इसको उल्टा कर दो, पहले इकोनॉमिक्स कर लो, पहले इकोनॉमिक्स करके मैंने 20 मार्क्स अपनी इकोनॉमिक्स से पूरे सगे कर लिए, हम हो गए चचेरे भाई, मतलब चचेरे नहीं सगे भाई बहन हो गए, ठीक है। अब हिस्ट्री करेंगे, तो एग्जाम के पास में जब हिस्ट्री करोगे थोड़ा, तो आपको हिस्ट्री याद भी रह जाएगा, ठीक है। फिर सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर आते हैं मेन अपन चैप्टर वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा कि चैप्टर वाइज, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी तो आई नहीं है, तो कौन से चैप्टर डिफिकल्ट होंगे, कौन से चैप्टर इजी होंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। अब मैंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है, शायद आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, मैंने बहुत डिटेल में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दैट सीबीएसई इज गिवन, और ये ऐसा ही होगा, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में चैप्टर फॉलो होता है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग हो बट वो मॉडरेट या डिफिकल्ट में हो, क्योंकि उसका सिलेबस ज्यादा हो। तो बड़ा मैं आपको सारे बताता हूं एक बार फटाफट, ठीक है। ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने सामने चिपका के रख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं, और इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट भी किया हुआ है। अब इजी में डेमोक्रेसी है, लाइफ ऑन अर्थ, क्यों इजी है वो नीचे लिखा हुआ है कि भाई कंसेप्ट रिलेटेबल है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ भी थोड़ा फैक्चुअल है, इंडिया एंड द वर्ल्ड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स हो गया, और ये तो इंट्रो चैप्टर तो इजी होगा। फिर मॉडरेट के अंदर मैं आता हूं, तो इसमें आपके जो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स आपके यहां पर आ गए, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स आ गए, और इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर्स यहां पर आके आ गए। हालांकि इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको लगेगा कि भैया ये डिफिकल्ट में, बट आपको मजा बहुत आएगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, जब हम पैसे से रिलेटेड बात करेंगे, जब धंधे की बात करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। डिफिकल्ट के अंदर भैया शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला है, बहुत प्रोसेस है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें याद करने की आएंगी। स्टेट एंड सोसाइटी, इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट आपको याद करने पड़ेंगे। इलेक्शन वाले चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे लॉज याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे कोलिशन मैकेनिक्स याद रखने पड़ेंगे। अथॉरिटी के अंदर आपको जो सिविक्स का चैप्टर है, इसमें भी आपको काफी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है, ऑल्दो यहाँ पर डिफिकल्ट में लिखा है, बट ये चैप्टर आसान निकलेगा, तो आपको इसको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत काम की, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, बट इसके हिसाब से हमको पढ़ना, और आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको फील आएगी कि हाँ भाई एकदम नेक्स्ट लेवल चीज पढ़ ली हमने। अब इन सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए, कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं कि आप एक मोटी रेफरेंस बुक खरीद के लाओ। भैया फिर मुझे समझ कैसे आएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, मैं जब लेक्चर दूंगा तो आपको ऐसा फील आएगी कि भाई लेक्चर नहीं होता, अपन बातचीत करें और उसका बाय प्रोडक्ट टाइप में पढ़ाओगे। मतलब देखो मेरा सिंपल सा फंडा है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि मैंने आप लोगों के कंधे में, जैसे टीचर चले गया क्लास से बाहर, टीचर ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ लिख के चलेगा, हमको कुछ समझ नहीं आया, फिर एक दोस्त होता है जो हमारे पास आता है, हमारे कंधे में हाथ डालता, बोलता है कि देख टीचर ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, तो वो दोस्त मैं हूं जो आपके कंधे में हाथ डाल के आप लोग बताऊंगा कि भाई कौन सी चीज और किस चीज को किसी जुगाड़ से याद करना हो, है ना। कोई फालतू के न्यूमॉनिक्स हो, फालतू की कुछ ऐसी बात हो, तो सारे जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा। तो रेफरेंस बुक की आपको इन जनरल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके उसमें प्रणय भैया चलती फिरती रेफरेंस बुक है। और इन जनरल अगर आप मान लो मुझसे नहीं भी पढ़ते हो, आपको कहीं से भी पढ़ते हो, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, बट ये कि आपको रेफरेंस बुक की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी। उस रेफरेंस बुक की जरूरत तब पड़ती थी जब आपके पास में एनसीईआरटी होती थी और सिर्फ बुक होती थी। अब आपके इसमें इंटरनेट है, एआई है, बहुत सारी चीजें, आप वहां से अपनी हेल्प ले सकते हो। क्या चीजें आपको चाहिए, इंटरेस्टिंग लेक्चर चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से कर सकते हो। रीडिंग स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भैया ये क्या बोला है, देखो हमारे पास में अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि हमारी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो अब जो भी चैप्टर्स आप करो ना, उनको धीरे धीरे पढ़ना चालू करो। एकदम ऐसे होड़ में नहीं कि भैया मैं तो पूरा कंप्लीट, नहीं नहीं नहीं। आप हिस्ट्री अगर पढ़ो, स्पेसिफिकली हिस्ट्री अगर पढ़ो, तो आप उसको स्लोली पढ़ो, एक एक पैरा बाय पैरा पढ़ो। आप एक पेज पढ़ो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद में सोचो, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। उनको जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, अगर आप भले ही पीटी में अच्छा, पीटी हमारा फाइनल गोल नहीं है, फाइनल गोल फाइनल एग्जाम है, हाफ ईयरली भी फाइनल गोल नहीं है, फाइनल गोल फाइनल एग्जाम है। तो ये PT1 ही हाफ ईयरली, इनमें आपने जितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ, ना कि आप सारे चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ लो। जब भी हम PT1 के लिए किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे तो हम इस तरीके से या हाफ ईयरली के लिए करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि भैया वो चैप्टर मुझे फिर से बाद में ना पढ़ना पड़े। तो उसलिए आप शुरुआत से उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना। जब भी आपके एनसीईआरटी आ जाए तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ना। और आपके एनसीईआरटी नहीं भी आते, मान लो अगर थोड़े दिन और एनसीईआरटी नहीं आते तो मैं आपको अपने लेक्चर्स देना चालू कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को पूरी स्लाइड्स वगैरह, पूरी पीपीटी वगैरह दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी आपकी उससे मिलती जुलती बन के आएगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब एक फॉरगेटिंग नोटबुक बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो और आप कोई चीज भूल रहे हो बार बार, तो आप फॉरगेटिंग नोटबुक, एक 10 रुपए की छोटी सी नोटबुक लेके आओ, उसको नाम लिख लो फॉरगेटिंग नोटबुक। जो भी आप सोशल साइंस में भूल जाते हो कि भैया मुझे डेट याद नहीं हुई, आपने याद कर लिया, फिर आप बाद में जब रिवाइज करने बैठे, आंसर्स लिखने बैठे, किसी एग्जाम के अंदर क्लास टेस्ट हुई, PT1 हुई, कुछ भी हुई, उसमें आप कोई चीज भूल गए, तो यहां पर आप नोट कर लो कि मैं ये चीज बार बार भूल रहा हूं। इससे क्या होगा कि एक बार आपने लिख लिया ना ऑन पेपर कि मैं ये चीज भूल रहा हूं, आई बेट यू विल नेवर फॉरगेट दैट 100%। ठीक है, चलो अब फेज वाइज प्लान देखते भैया कि जुलाई से सितंबर में मुझे क्या करना है। तो जुलाई से सितंबर वो टाइम है जहां पर मैं सब कुछ समझना चाहता हूं, है ना। अब इसमें PT1 और हाफ ईयरली इज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब हमको उस पे फोकस होकर पढ़ाई नहीं करनी है, हमको अपनी पढ़ाई के हिसाब से PT1 और हाफ ईयरली को लेकर चलना है। और जो मैं प्लान बता रहा हूं उसमें आपको कोई घंटों नहीं लगेंगे, आपके आराम से प्रिपरेशन होगी। जुलाई से सितंबर में आप सब चीज समझने चालू कर दो, जैसे कि आप कोई भी चीज ऐसे याद करो कि आप उनको समझा पाओ, है ना। फिर
हर वीक में बस एक बार मैप लगा लो, वीक में बस एक बार, यानी कि जितने भी आपने चैप्टर्स कर लिए, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा पता चल गया कि भैया मैंने फलाना 2 चैप्टर इस वीक में कर लिए, तो मैं एक सैटरडे संडे को बैठ के इन 2 चैप्टर्स में जितने भी मैप के क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे मैप के कर लेता हूं। कितना टाइम लगेगा भैया? मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे एक हफ्ते में। वो भी तो वो तो दे सकते हो उस चीज के लिए जो आपको फाइनल एग्जाम में फ्री के 5-6 मार्क्स लाके देने वाला है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, इकोनॉमिक्स इसलिए कंप्लीट कर लो कि आपके 20 मार्क्स ऐसे सिक्योर हो जाए और आपके ऊपर प्रेशर कम रहे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लाने का। फिर फेज 2 में क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर, यहां पर आप अपने आंसर्स बिल्ड करना चालू करोगे, आंसर्स को लिखना चालू करना, हाथ से आंसर लिखना चालू करना, पीवाईक्यूज करना। पीवाईक्यूज मतलब जो पिछले सालों में 9th में क्वेश्चंस आए मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर आप क्वेश्चन पाएंगे तो वहां से पढ़ सकते हो। तो आंसर्स को खुद से लिखना चालू करना, इससे 2 चीजें होती है, एक तो आपकी खुद की ग्रामर इंप्रूव होती है कि भैया आप लिख पा रहे हो ठीक से, है ना, जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करता है, और दूसरा आपकी खुद की स्पीड इंप्रूव होती है क्योंकि सोशल साइंस का पेपर लेंदी ही आएगा, लंबा आएगा, मान के चलो, ठीक है। फेज 3 में दिसंबर से फरवरी में आप एक्चुअली रिवाइज और प्रैक्टिस करोगे। अब ये हो गया भैया आइडियल सिनेरियो कि भैया आइडियल केस में क्या होता है कि हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, बट बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे। तुम लोग आज भी सोचोगे भैया नहीं, मैं तो आपकी बात सुनूंगा, मैं तो प्रणय भैया की बात, जो प्रणय भैया ने बोला ना कि मैं वही करूंगा, प्रणय भैया ने बोला कि मुझे नंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना, मैं करके बताऊंगा। नहीं कर पाओगे, 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है तो आप नीचे कमेंट कर दो कि भैया मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, फिर आप आना 6 महीने बाद यहां पर वापस और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, इनफैक्ट आपका आधा सिलेबस भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं पिछले सालों से देखते आ रहा हूं इतने सालों से बच्चों को। तो पर ठीक है, शुरुआत में सोचो तो भैया अच्छा ना, ऐसा क्या सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सोच तो लेते कि भैया मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका आइडियल सिनेरियो होना चाहिए, बट ऑब्वियस बात है ऐसा होगा नहीं, तो विद टाइम अपन उस सिनेरियो को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में वो चीज कौन सी है जो भैया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 90 मार्क्स आते हैं, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 में से 100 आते हैं। तो भैया जो 100 में से 100 वाले 99 मार्क्स वाले बच्चे हैं, इनमें 89, 90, 91 या 85 इनसे क्या अलग होता है? मतलब कि किसी बच्चे के अगर मान लो 85 मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 99 मार्क्स हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक तो भैया आप बोल सकते हो कि उन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, सिलेबस में कोई चीज छोड़ दी, बट कई बार ऐसा होता है कि दोनों सिलेबस पूरा करके आते हैं, फिर भी इसके 99 100 कैसे आ गए और इसके 85 कैसे रह गए? तो 3 हैबिट्स है। पहला, इस बंदे को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, इसको होती है। दूसरा, ये मैप्स को बोनस की तरह ट्रीट करता है, और ये जो है मैप्स को गारंटी की तरह ट्रीट करता है। ये सोचता है कि भैया मैप कर लूंगा तो 5 मार्क्स और मिल जाएंगे, ये सोचता है कि भैया पहले मैप्स कर लेता हूं, 5 मार्क्स सबसे पहले लेके बैठ जाऊं, ठीक है। तीसरा, ट्रीटिंग एवरीथिंग इक्वली। ये 99 मार्क्स वाला जो है ना, ये इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको इक्वली ट्रीट करता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे 20 मार्क्स बनने हैं। पर ये क्या करता है? ये हिस्ट्री के पीछे रोता रहता है, वो चीज हमको नहीं करनी, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग जाके टेलीग्राम के ऊपर मुझे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर मैं सारे अपडेट्स वगैरह डालता रहूंगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपके सोशल साइंस में 100 में से 100 100% आएंगे, पक्की बात है, मैं गारंटी, मैं लिख के देता हूं आपको, आज ये चीज यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। आपके सोशल साइंस में 100 में से 100 गारंटी आएंगे, ये मेरी साइन भी ले लो इसके साथ में, ठीक है। कोई चांस ही नहीं कि आपके 100 में से 100 ना आए, मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर दैट बीइंग सेड, आज की सभा को समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन दबा देना चैनल का, अगर आपने नहीं बताया तो क्या होगा उससे, वीडियो आपको जब भी आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और क्लास 9 से रिलेटेड सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक 9th के वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय 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 बाय, टेंशन नहीं लेना मैं, ठीक।